चलिए मुझे लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो आपके पास था रिगार्डिंग द हाइट एंड डिस्टेंस। उसके कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करते हैं। इस पूरा प्रॉब्लम को जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है जिसको पढ़िएगा जरा ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हिल फ्रॉम ए पॉइंट पी इज अल्फा। तो ऐसा वैसे ये पॉइंट पी आपके पास है। ये आपको हिल दिया हुआ है, ये कंप्लीट हिल है जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, तो ये कंप्लीट एंगल जो है ये आपके पास अल्फा के इक्वल है। अब आगे वजह ये कह रहा है कि आफ्टर वॉकिंग टू सम पॉइंट डी एट ए डिस्टेंस स्मॉल ए मीटर फ्रॉम पी। तो आफ्टर वॉकिंग टू सम पॉइंट डी, ये पॉइंट आपका डी है। तो डिस्टेंस जो आपका पी डी है वो एक्चुअल में आपका ए मीटर है। गुरमन, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। फ्रॉम पॉइंट पी, तो आप जब पी से डी जा रहे हैं ना वजह, तो आप एक स्लोप के ऊपर चल रहे हैं जिसका इंक्लिनेशन जो ग्राउंड लेवल से वो बीटा है। तो आप डी पॉइंट पे जब आपने दोबारा से हिल को देखा तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गामा हो गया। अब इस पूरी पिक्चर में मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ। ए आपके पास जो है वो टॉप ऑफ द हिल है, बी आपके पास जो है वो बॉटम ऑफ द हिल है, पी यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क करके रखा है। तो एक बार फिर सुनिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हिल फ्रॉम ए पॉइंट पी इज बेसिकली अल्फा। हम क्या कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं टू सम पॉइंट डी। तो जब हम पी से डी पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्लोप के ऊपर जा रहे हैं जिसका इंक्लिनेशन बीटा है, और पी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो ए मीटर है। और डी पॉइंट पे आकर के दोबारा से जब आप हिल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो गामा आ रहा है। जो वजह इस तरह का पिक्चर आपके पास होगा ना, तो इस प्रॉब्लम में हम बेसिकली साइन रूल का एप्लीकेशन करेंगे। आपने इस प्रॉब्लम को जब भी आपने समझना है तो डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर हाइट जो है उसको हम निकालेंगे। तो हाइट जो आपके पास आएगा, इट कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू ए टाइम्स साइन ऑफ एंगल अल्फा multiplied by sine of the angle gamma minus beta complete divided by sine of the angle gamma minus alpha। ये आपके पास फॉर्मूला है और ये साइन रूल की एप्लीकेशन से आता है। इसको डायरेक्टली आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर हम इसके बेसिक्स पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां से भी यही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम के दौरान वो सारी चीजों का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन करिएगा। प्रॉब्लम जो है अगर इसके साथ जो मैंने आपको बताई इस कंडीशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है तो आपका एप्लीकेशन पार्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास जो था, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द केस नंबर, इफ आई रिमेम्बर, तो हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे इसमें ये केस नंबर आई थिंक 9 आपके पास था। नाउ वी आर मूविंग टू द केस नंबर 10 भी है। देखिए केस नंबर 10 को समझिएगा क्या आपके पास है। केस नंबर 10 में मुझे आपको कहा गया एक बैलून को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पे आपका एक बैलून है, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली फ्रॉम 3 पॉइंट्स पी क्यू आर
तो ये पॉइंट आपके पास है पी क्यू आर, स्ट्रेट रोड पे है। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है। यहां से साइमल्टेनियसली आप बैलून को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये तीनों पॉइंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे है। तो अब ये कह रहा है मुझे कि अगर आपका एंगुलर एलिवेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू से जब आप बैलून को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगुलर एलिवेशन जो है वो पी पर जितना है उसका ट्वाइस है। तो मुझे यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज करो पी पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ये मैंने सपोज किया है। तो क्यू पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा 2 अल्फा। और ये कह रहा है कि एंगुलर एलिवेशन एट आर, यहां पे वजह आर होगा तो मैं इसको करेक्शन कर दूं, इज थ्राइस एट पी। इसका मतलब है कि इस समय यहां पर आर पॉइंट पर जो आपका एंगुलर एलिवेशन होगा वो 3 टाइम्स ऑफ द एंगुलर एलिवेशन एट पी हो जाएगा। अब यहां पर वजह पॉइंट में मार्क कर रहा हूं एस। तो ये सिचुएशंस आपके सामने, और ये कहा गया कि पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए यूनिट है, क्यू और आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी यूनिट है। ये आपके पास फिक्स्ड है। अब जो आपको करना है क्या, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ये प्रॉब्लम जो है, जब आपको आएगा किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो इसके साथ मैच करेगा, उसमें आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन करना है। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि पी पॉइंट पर एंगुलर एलिवेशन आपको नहीं दिया गया, ये आपने अज्यूम किया है। और क्यू पॉइंट पर जो एंगुलर एलिवेशन है वो पी पॉइंट का डबल है, और आर पॉइंट पे जो है वो पी पॉइंट का ट्रिपल है। तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम के अंदर अल्फा आपकी अजम्पशन है, स्मॉल ए जो कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल बी जो कि क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस है, वो आपका फिक्स्ड है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो अल्टीमेटली हो जाए आप जो हाइट निकालेंगे ना ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जिसको मैं एच बोल रहा हूँ, एच आपके पास जो आएगा, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, रूट के अंदर वैसे आपके पास जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 3b - a इन द ब्रैकेट इनटू आपके पास होगा a+b। तो केस नंबर 9 और जो केस नंबर 10 मैंने आपको बताए, उनके रिजल्ट्स को डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है। यहां पर आकर के हमारे केसेस खत्म हो जाते हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एनी क्वेश्चन गुरमान आप पूछ सकते हैं। नो सर। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन भी है। देखिए अब मैं यहाँ पर डायग्राम आपके साथ बनाऊंगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए। पहले तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसका लैंग्वेज पढ़िए, क्या लैंग्वेज है आपके पास। कई जगह पे हमें जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने, कई जगह पे हमें अपनी तरफ से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पे वर्कआउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो जब सन का ऑल्टीट्यूड जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर डिक्रीजेज बाय 5 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो इस क्वेश्चन का फ्रेम कुछ ऐसे है। आप सपोज करो जो ये आपके पास मान लीजिए सन है, ये आ गया आपके पास सन, ठीक है, जिसकी लोकेशन ये है। अब इसमें क्या है कि यहां पर आपका एक टावर है, ये देखिए। अब आपने क्या किया वजह, जब आपके पास सन का ऑल्टीट्यूड आप इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, एट प्रेजेंट क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, जो सिचुएशन है इसमें सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो इस समय आपका 30 से 60 इंक्रीज हो रहा है। तो इस पोजीशन पे जो मैंने अभी आपको बता रखा है, इसमें आपका ऑल्टीट्यूड आपका 30 डिग्री है। देखिए इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सिचुएशन आपके पास है। जैसे वैसे आपका सन का ऑल्टीट्यूड 30 से 60 जो है वो आपका इंक्रीज हुआ। अब देखिए इसमें सिचुएशन को समझिएगा। ये आपका वजह
एंगल है बेसिकली 30 डिग्री। मैं बहुत आराम से क्वेश्चंस को करूंगा। ये आपके पास है एंगल 30 डिग्री। सन का ऑल्टीट्यूड जो है वो अब आपका इंक्रीज है 30 to 60। तो देखिए सन की जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ऐसे होगी। जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए। ये हो जाए आपका सिचुएशन। देखो गुरमन, इस समय ना आपके पास पहले जो था वो क्लियर कट हो जाए कि जैसे सन का आपका ऑल्टीट्यूड जो वो इंक्रीज हुआ 30 to 60, तो ये पहले 30 था, अब ये हो गया 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द शेडो जो है वो आपकी टावर की डिक्रीज कर गई बाय 5 मीटर। ऐसा है कि सबसे पहले आपने ये मान के चलना है कि बिगनिंग में आपका जो टावर है उसका जो शेडो था वो ये था। इसको मैं नाम दूंगा एक्स। अब आपका 5 मीटर जो है वो कम हो गया जब आपका ऑल्टीट्यूड जो है वो 30 से 60। ये चीज है आपके पास। अब देखो जी, इसमें क्या है कि मैं इसको अज्यूम करूंगा एक्स। तो ये चीज आपके पास 5 है, तो ऑटोमेटिकली ये पोर्शन जो है इट कम्स आउट टू बी सिंपली x-5। यस सर। अब इन सब सिचुएशंस में आपको जो निकालना दैट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द टावर। देखो इसमें आप अगर आप देखोगे तो अगर मैं मार्किंग करता हूँ मुझे, तो मार्किंग में आप देखियो तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कैपिटल ए। आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज कैपिटल बी। आई एम कॉलिंग दिस गुड पॉइंट इवनिंग एज। सर। गुड इवनिंग मुझे। तो अब इसमें आप देखो तो ट्राइंगल जो आपके पास बनेगा ना, दो ट्राइंगल्स बनेंगे। तो आप मुझे बताओ कि गुरमत जब मैं ट्राइंगल यहाँ पे लूंगा ए बी सी, सो आई थिंक ए बी सी ट्राइंगल जब मैं ले रहा हूँ मुझे, तो मैं यहाँ पर इसको पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ। तो एबीसी ट्राइंगल में मेरा ख्याल से अगर आप देखेंगे तो हाइट जो है टावर की उसको मैं एच मान के चलता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपका टेंजेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू आई थिंक एच डिवाइडेड बाय एक्स, इजंट इट? यस सर। और जो उसके बाद क्या करिएगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो tan 30 डिग्री कितना बनेगा, दैट कम्स आउट टू बी आई थिंक 1/√3। तो 1/√3 इज कमिंग आउट टू बी सिंपली एच अपॉन एक्स। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला। अब आप क्या करिएगा, ट्राइंगल लीजिएगा ए डी बी। ट्राइंगल ए डी बी में इफ यू टॉक अबाउट टेंजेंट ऑफ एंगल 60, so tangent of angle 60 is coming out to be simply, I think it will become h upon x minus 5. Now if you talk about tangent of angle 60, so tan angle 60 is coming out to be √3. So √3 is coming out to be h upon x minus 5. अब देखो ये दो इक्वेशंस हैं और आपको यहां पर जो निकालना है वो बेसिकली h निकालना है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या करिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में से आप और सेकंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप एच निकालना चाहते हैं। तो बताओ गुरमन कैसे सॉल्व करूं मैं? सर इक्वल टू रख। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, सेकंड इक्वेशन आपके पास, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। सर इनको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, जब आप इक्वेशन नंबर 1 से एक्स का वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। यस सर। देखो ना इक्वेशन 1 क्या है। अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन 1 जो है वहां से अगर आप देखेंगे तो आई थिंक द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू √3h। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 से ये निकाला, इसको सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 2 में। देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, आई थिंक √3
इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू एच, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा √3 इंटू H-5। अब इसको जब सॉल्व करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी √3 इंटू बन जाएगा √3 इंटू एच, माइनस आपके पास होगा 5, और इक्वल टू वजह आपका बनेगा एच। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3H, माइनस आपके पास होगा 5 √3 इज इक्वल टू एच। सो 3H माइनस, तो इसमें से 3H माइनस एच हो जाएगा एक तरफ, तो 2H इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल टू 5 √3। उसके बाद वजह आप एक काम करिए, √3 का जो वैल्यू है उसको अज्यूम करिएगा सिंपली एज 1.7। तो आई थिंक द वैल्यू ऑफ एच इज कमिंग आउट टू बी 5 इंटू 1.7 कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। सो इट कम्स आउट टू बी बेसिकली 8.5/2। 8.5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रफली आपका जो 4.33 मीटर के करीब गोइंग टू बी द हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट है, वजह कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। नो सर। डू विथ एनी क्वेश्चन? नो सर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको आपके भी प्रीवियस ईयर्स के भी बताऊंगा। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मुझे, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसका लैंग्वेज है कि ए बी आपका एक वर्टिकल पोल है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा मैं ऐसे डायग्राम्स बनाऊंगा मुझे। ये मान लीजिए आपका वर्टिकल पोल आ गया, ये देखिए। इसमें ये बोला गया है कि रिमेंबर इस वर्टिकल पोल में आपका एंड ए जो है वो ग्राउंड लेवल पे है, तो ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपके पास बी। नाउ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये आ गया हो जाए आपका सी, मिडल पॉइंट ऑफ ए बी। पी इज ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, तो ये मान लीजिए आपका पी पॉइंट लेवल ग्राउंड पे है। अब ये कह रहा है द पोर्शन सी बी सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट पी। ओके, जो पोर्शन सी बी है ना वो पी पॉइंट पर बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये है कि मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर बी को पी से जोड़ूंगा, उसके बाद फिर मैं बेसिकली सी को जोड़ूंगा मैं पी के साथ। अब यहां पर ये जो एंगल है ये आपके पास है बीटा। अब देखिए मैं इसको आगे आउटलाइन देता हूं। ये फिगर है आपके पास। अब देखिए इसमें ये एंगल आपके पास जो है वो है बीटा, और कंडीशन देखिए कि एपी जो है, एक्स्ट्रा कंडीशन है कि एपी इज बेसिकली इक्वल्स टू एन टाइम्स आपका ए बी। अब इन कंडीशंस के बेसिस पर आपको बताना है कितना वैल्यू होगा टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा का। ये प्रॉब्लम जो है ना, जो मैंने आपके साथ केस डिस्कस किए वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन कौन से केस से करेंगे ये आपको डिसाइड करना है, उसको एक बार पढ़िएगा। मैं इसको एक अलग तरीके से करके बताता हूँ। देखो इस एंगल को आप अज्यूम कर लो एज अल्फा, तो जो आपने अजम्पशन किया ना जो वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। अब आप ये भी जानते हैं इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर सी आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो ऑटोमेटिकली आई थिंक ए सी जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। नाउ इन दिस पिक्चर वी हैव बेसिकली टू ट्राइंगल्स, तो एक ट्राइंगल आप लीजिएगा यहां पर। आई थिंक वन ट्राइंगल इज गोइंग टू बी योर एपीबी। तो ट्राइंगल एपीबी में आपको करना क्या है, आप ये देखेंगे तो टेंजेंट ऑफ एंगल। सो नाउ द टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहां पर ए पी बी एंगल कंप्लीट अल्फा प्लस बीटा होगा। सो टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी सिंपली आई थिंक ए बी डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा ए पी। नाउ रिमेंबर आई थिंक AP इज इक्वल टू n टाइम्स AB, तो यहां से आप क्लियर कट बोल सकते हैं मुझे कि बेसिकली द AB अपॉन AP इज इक्वल टू 1/n। So you can put here AB upon AP as 1/n। ये आ गया आपके पास नंबर वन। Now if you look at the another triangle, the other triangle is basically your triangle ACP।
एसीपी ट्रायंगल में एंगल एपीसी वजह आपका अल्फा है, तो एक काम करिए, यहां से निकालिएगा टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा। आई थिंक टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा इज कमिंग आउट टू बी परपेंडिकुलर एसी अपॉन बेस, जो कि आपका एपी हो जाए। सो नाउ आई थिंक एसी की अगर बात करें बच्चे, तो एसी हाफ ए बी है, इसको यूज करिएगा। सो हाफ ए बी का मतलब दिस कम्स आउट टू बी हाफ इंटू ए बी डिवाइडेड बाय आपका एपी, क्योंकि एसी की जगह आप पुट करेंगे ए बी बाय टू। सो हाफ इंटू ए बी अपॉन एपी। अगेन इफ यू रिमेंबर, ए बी अपॉन एपी इज बेसिकली वन बाय एन। सो आई थिंक यू आर गेटिंग सिंपली वन बाय टू एन। अब गुरमान, आप मुझे बताओ, इस समय जो मैंने प्रॉब्लम आपके सामने फ्रेम किया है उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं मुझे। अल्फा जो है ना, वो मैंने खुद से अज्यूम किया है, तो अगर मेरी अजम्पशन अल्फा है तो आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है। तो अब आप निकालना चाहते हैं टेन बीटा का वैल्यू, तो क्या करिए मुझे, इक्वेशन वन जो आपके पास आई है ना, वहां पे लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आई थिंक टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और वो किसके इक्वल होगा, वो एज इट इज आपको गिवन है, वन बाई एन। अब क्या करेंगे, यहां पर जहां भी वजह आपका टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, इन दोनों जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा इसको बाय द इक्वेशन नंबर टू विच इज वन बाय टू एन। सो आई थिंक फ्रॉम हियर आप ये कह सकते हैं कि वन बाय टू एन प्लस टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय टू एन इंटू टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू सिंपली वन बाय एन। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा। मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा निकालना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो टेंजेंट ऑफ एंगल का वैल्यू कितना आएगा। तो टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा जब आप इवेल्युएट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू एन कंप्लीट डिवाइडेड बाय टू एन स्क्वायर प्लस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इस क्वेश्चन में इस आइडिया को कैसे यूटिलाइज करते हैं कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए पी इज इक्वल टू एन टाइम्स ए बी। ये दो चीजें जो है, अगर आप इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, मैं इनको मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, ये देखिए दो पॉइंट्स है मुझे। एक तो ये आपको है, इसका सही यूटिलाइजेशन करना है आपने, और दूसरा जो ये कंडीशन है, ये वाली जो है। बाकी तो आपके एलिमेंट्री टेक्नोमेट्री का यूज होगा। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। उसमें ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर डी है, वो सबटेंड कर रही है एन एंगल अल्फा एट ए मैंस आई। ठीक है जी। और इसमें ये बोला गया है कि एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर जो है वो आपको बीटा दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल। देखो, इस क्वेश्चन को फ्रेम जब आप करेंगे, तो आप सपोज करोगे एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है से डी। तो मैं यहाँ पर एक बॉल बना रहा हूँ, लुक एट द डायग्राम केयरफुली। देखो, ये आपके पास है, सपोज ये है वजह आपका। अब ये स्फेरिकल बॉल जो है, इसका डायमीटर डी है, और ये सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा एट द ऑब्जर्वर्स आई, यानी कि मैंस आई। तो ये देखिए इस तरह से, इसको मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। देखो, ये ऑब्जर्वर की जो आंख है ना, उसके ऊपर जो एंगल सबटेंड हुआ है वो आपके पास बेसिकली अल्फा। अब देखो, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मुझे, ये एंगल आपके पास है। अब ये कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, तो ये इसका सेंटर है। तो सेंटर का जो एलिवेशन है वो बीटा है। इसका मतलब ऑब्जर्वर की आंख जब आपके पास सेंटर को देखेगी, ठीक है, तो उस समय आपका एलिवेशन जो होगा वो आपका बीटा हो जाएगा। देखिए, इस समय आपको समझना है कुछ इस तरह से हो जाए।
ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पर ये देखिए, अब उसके बाद ये देखो, अब देखो जी, ऐसा है कि जब ऑब्जर्वर की जो आई है ना, जब वो आपके पास सेंटर को देख रही है, तो ये जो एंगल है ना, ये आपके पास दिया हुआ है एज बीटा। ये सेंटर है। अब ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल। तो अगर मैं इस पॉइंट को कहूं डी, तो बेसिकली आपको यहां पर सी डी को इवेल्युएट करना है। तो सी डी जो है, दैट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल। अब देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे फ्रेम करेंगे। देखिए जिसमें ऐसा है कि डायमीटर अगर आपको दिया हुआ है एज डी, तो ऑटोमेटिकली द रेडियस विल कम आउट टू बी डी बाई डी। अब आप क्या करो, यहां पर मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं कैपिटल ए। ये आपके पास मान लीजिए कैपिटल बी है। तो इफ यू लुक एट द फिगर केयरफुली, तो देखिए जो आपका ट्रायंगल है ना, ईसीए, ट्रायंगल ईसीए में देखिएगा, ये एंगल बन जाएगा आपका 90, क्योंकि इस समय सीए जो है वो नॉर्मल होगा और ईए आपका टेंजेंट होगा। तो ट्रायंगल ईसीए में आपको एक बात समझनी है, वो ये है कि ये वाला जो एंगल है जो, ये आपके पास अल्फा बाय टू होगा और ये भी अल्फा बाय टू होगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ई पॉइंट से जब आप स्फेरिकल बॉल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जो दोनों टेंजेंट हैं, ई ए और ई बी बराबर लेंथ के, तो ई ए इज इक्वल टू ई बी हो गया। तो जब आप ई को सी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ई सी जो है वो एक्ट कर रहा है एज एंगल बाइसेक्टर। वो एक्ट कर रहा है एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ई बी। तो ए बी एंगल जो है वो बेसिकली कितना है जो आपके पास, इट इज गिवन एज कंप्लीट अल्फा। तो ऑटोमेटिकली ईसी अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो अल्फा के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब देखो ट्राइंगल ईसीए में आपको मालूम होना चाहिए कि ईसी हाइपोटेन्यूस है और ई आपका बेस है, और सी ए जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। सो आप एक काम करिए, यहां पर आप अगर निकालते हैं कि ई सी डिवाइडेड बाय ए सी, so I think hypotenuse divided by perpendicular is coming out to be simply cosecant, so this will come out to be cosecant of alpha by 2. So from here we can find out the value of EC. So EC is coming out to be AC, तो AC जो है वो रेडियस होगा, that is d by 2. So d by 2 into cosecant of angle alpha by 2. तो EC आप निकाल चुके हैं, I'm calling it as star equation. अब देखो आपको जो निकालना है वो सी डी निकालना है। अब एक काम करिए, ट्राइंगल लीजिएगा, मेरा ख्याल से गुरमन बेस्ट होगा कि टेक द ट्राइंगल एज ईसीडी। देखो ईसीडी ट्राइंगल लोगे ना जो, तो ये तो समझो कि एंगल जो है ना डीईसी, तो एंगल डीसी जो है वो ऑटोमेटिकली आपका बीटा है। तो एक काम करिए, मुझे ईसी मालूम है और मुझे सीडी निकालना है। सो इफ यू लुक एट द ट्राइंगल ईसीडी, आई थिंक सीडी जो कि परपेंडिकुलर होगा इस केस में, और ईसी बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो सी डी अपॉन ईसी जो है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बीटा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से जो सी डी आएगा, दैट इज इक्वल टू ईसी टाइम्स साइन ऑफ एंगल बीटा। नाउ आई थिंक ईसी इज नोन टू अस, so put the value of EC from the equation star. So d by 2 into cosecant of alpha by 2 into sine beta is the required distance of the center of the ball from the ground. इसमें कहीं पर भी वजह आपको डाउट लग रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज।
Divit, any question? नो सर। अरे these all problems are based on the elementary geometry जो हम पढ़ते हैं, और इसकी जो प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी आपके एग्जामिनेशन में आ रही है वो मैक्सिमम जो है वो 5 प्रॉब्लम्स आए और मिनिमम 3 to 4 चलता है। अब चलिए हम बात करते हैं मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स की जो आपके पेपर की हैं, तो मैं यहाँ पर ईयर वाइज स्टार्ट करूँ। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 1 यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट का सीडीएस का प्रॉब्लम है। सो लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, इसका लैंग्वेज को थोड़ा समय दीजिएगा पढ़ने में। देखो इसमें मैं आपको आउटलाइन करके बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। अ पर्सन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व करता है अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। इफ इट टेक्स 6 minutes फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री, इज नॉट 300, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ये 300 नहीं हो जाए, आपका 30 डिग्री है। तो 45 डिग्री। एंड फर्दर T minutes टू रीच द टावर, उसके बाद T मिनट लेता है टावर तक पहुंचने में। तो अब ये कह रहा है कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे फ्रेम करेंगे। आप सपोज करो जो ये आपके पास है, मान लीजिए एक टावर। तो इसमें जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पर्सन पी जो है वो आपका है टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। तो मान लीजिए यहां पे आपका पर्सन पी है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। अब देखो ये सपोज करो ग्राउंड लेवल पे वजह कार उसकी तरफ आ रही है, और 6 मिनट के अंदर जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री। देखिए ऐसे, ये देखो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस समय आपके पास जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है जी। और 6 मिनट के अंदर वो चेंज हो गया 30 to 45। देखो जो पिक्चर के अकॉर्डिंगली मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन कर दूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से है कि ये है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल आपके पास 30 होगा, ये है आपका 45। तो ये आपका 45 हो जाएगा। और 6 मिनट के अंदर क्या हुआ कि ये सब चेंजेस हो रहे हैं, तो 6 मिनट का समय है यहाँ। इस पोजीशन को मैं मार्क कर रहा हूँ A to B। और B2 अगर वो टावर के टॉप यानी बॉटम तक जाता है तो उसको लग रहा है T मिनट्स। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। देखो इस प्रॉब्लम में वजह आप इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि कार जो मूव कर रही है वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। सो एक काम करिए, स्पीड जो है वो आपका बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसमें स्पीड आपके यूनिफॉर्म है, तो लेट अस सपोज यूनिफॉर्म स्पीड यू है, तो यू बेसिकली आपके पास होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो A to B जब आप पहुंच रहे हैं तो 6 मिनट का समय ले रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, टाइम अगर आपका 6 है तो डिस्टेंस विल बिकम 6 times यू फ्रॉम A to B। मैं यहां पे बात कर रहा हूं A to B। और जब आप B to C जा रहे हैं तो T मिनट्स में आप जा रहे हैं, तो T मिनट्स का मतलब है कि अब आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बेसिकली आपके पास हो जाएगा, क्योंकि T आपका टाइम है, तो T into U हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो ये एंगल जो है ना ये आपका 45 है, तो ये प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पे है।
So I think first of all, we are considering the triangle. If you look at the screen carefully, it is going to be your ACP. In the triangle ACP, let us find out what is coming out to be tangent of angle 30 degree. I think tangent of angle 30 degree is equals to, देखो ये आपके पास जो है ना, ये है PC जिसको हम कह रहे हैं हाइट ऑफ द वर्टिकल टॉप. सो tan 30 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी H डिवाइडेड बाय आपका बन जाएगा AC. तो AC कितना आएगा? AC बन जाएगा AB प्लस BC. So AB CU 6U and BC is TU. So it will become 6 plus T into U. Now if you look at the triangle ABC, I'm sorry, not ABC, it is BCP. Triangle BCP में tangent of 45 degree is equals to how much? It is basically H divided by आपका BC हो जाएगा. सो इट क्लियरली इंडिकेशन है कि H डिवाइडेड बाय BC. तो BC कितना हो जाए आपका TU. तो H बाय TU जो है वो विल बिकम इक्वल टू 1. इसका मतलब है बेसिकली H विल बिकम इक्वल टू TU. अब ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, ये आपने इक्वेशन नंबर 2 लिया है. आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि T जो है वो किस के बीच में लाई करेगा. तो एक काम करिएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन करिएगा, H की जगह TU डाल दीजिए. सो दिवित आपका इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो मेरा ख्याल से दिवित टेंजेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री विल कम आउट टू बिकम H की जगह TU. सो TU डिवाइडेड बाय आपका होगा 6 प्लस T मल्टीप्लाइड बाय U. तो U का कैंसिलेशन हो जाएगा. दिवित tan 30 डिग्री कितना होगा बच्चे? यस सर, tan 30 tan 30 डिग्री 1 by root 3. 1, very good, very good. 1 by root 3. So 1 by root 3 is coming out to be T upon it is going to be 6 plus T. देखो यहां से T आपको निकालना है, तो मेरा ख्याल से ये आपका बनेगा 6 प्लस T इज इक्वल टू बन जाएगा रूट 3 इंटू टी. अब इसको ध्यान से देखिएगा तो T का वैल्यू कितना, यहां से अगर देखेंगे तो T का वैल्यू जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 6 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस. इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा तो आई थिंक 6 अपॉन रूट 3 माइनस 1. रैशनलाइज करेंगे तो आई थिंक रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो इन द न्यूमरेटर पार्ट, मैं इसको आगे थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूं, यहां लेके जा रहा हूं. तो आई थिंक न्यूमरेटर पार्ट में आप अगर देखेंगे तो T इज कमिंग आउट टू बी 6 इंटू रूट 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर पार्ट जो है दैट विल बी रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 विल कम आउट टू बी 2. सो 2 3 6. सो अब सिचुएशन ये है कि नाउ यू आर गेटिंग 3 इंटू रूट 3 प्लस 1. तो रूट 3 को अगर हम वैल्यू देते हैं 1.7 सपोज प्लस 1, सो 3 इंटू अल्टीमेटली 2.7. सो 3 इंटू 2.7 रफली इज कमिंग आउट टू बी 8.1. सो T का वैल्यू 8.1 के करीब आ रहा है. सो आई थिंक T विल बी इन बिटवीन 8 एंड 8.3. सो B पार्ट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क. नो सर. इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन माय डियर, आपका 2023 का पहले अटेम्प्ट का प्रॉब्लम. अगर आप ये देखेंगे तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो अप्रोच मैंने लगाई है वो सन वाले क्वेश्चन के अप्रोच से मिलती जुलती है. बस फर्क इतना है कि सन वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे ले आता हूँ, सन वाले में आपको CD5 दिया हुआ था, वो डिस्टेंस था, और DA भी आपका डिस्टेंस था. जबकि इस प्रॉब्लम में आपको A टू B की जो मूवमेंट है वो टाइम के फॉर्म में दी है, तो आपने AB डिस्टेंस को एलेबोरेट किया है, B टू C भी टाइम दिया हुआ है, वहां भी आपने डिस्टेंस को एलेबोरेट किया है. Any problem you have, any doubt at any stage, you are free to ask. अब आइए जो नेक्स्ट चलते हैं. Now look at this problem. ये प्रॉब्लम आपका जो 2023 अगेन फर्स्ट अटेम्प्ट का है. इसको जरा स्टडी करते हैं. A woman is standing on the deck of a ship, which is H in meters above water level. Okay. She observed the angle of elevation of the top of the tower as 60 degree and the angle of depression of the base of the tower as 30 degree. You have to find the height of the tower. देखो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डायग्राम आप कैसा सही बनाते हैं. ये सपोज करो वजह आपकी कोई एक वुमेन है जो कि स्टैंडिंग ऑन द बेसिकली डेक ऑफ ए शिप. ऑलराइट. तो डेक ऑफ ए शिप विच इज H मीटर अबव वाटर लेवल. ओके. तो ये देखिए जी, ऐसा करते हैं इसको.
तो ये आ गया वजह आपका ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज एच इन मीटर अबव वाटर लेवल। सो आई थिंक यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो डिस्टेंस है ना ये आपके पास एच हो जाएगा। इसके ऊपर वुमन यहाँ पे डेक पे खड़ी हुई है। अब बताइए इसके बाद में क्या करूं, गुरमन आप बताइए। ये वाटर लेवल आ गया वजह आपका। सर फिर He is standing on the deck of a ship which is h in meter above water level। उसने ऑब्जर्व किया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो आप सपोज करो ये मैं टावर यहां पर एक क्रिएट करो। आप सपोज करो ये टावर है आपके पास। अब गुरमन ये बताओ ये टावर जो है उसको ऑब्जर्व कर रही है तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको ये समझना है कि ये होगा यहां पर सपोज करो वुमेन जो है उसका आंख है पी पॉइंट, यहां से ऑब्जर्व कर रही है आपका टॉप। टॉप ऑफ द टावर। तो अगर आप देखेंगे तो मैं अगर ज्वाइन करूं तो इस तरह से हो जाए। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 है और जब उसने बेस ऑफ द टावर को ऑब्जर्व किया 230। हाँ तो 30 हो गया। ये है जो आपके पास। ये सिचुएशन जो है वो आपके सामने मैंने क्रिएट कर दी मुझे। चलिए अब देखो ये एंगल जो है वो आपके पास 60 है और ये एंगल जो है वो आपके पास 30 है। ये आ गया आपका टॉप ऑफ द टावर। लेट मी कॉल इट एज से टी। ये आ गया बॉटम ऑफ द टावर, इसको हम लोग बी कहते हैं। अब आपको जो निकालना है वो हाइट ऑफ द टावर यानी आपको टी भी निकालना है। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं सिंपली एज एच। बताइए कैसे स्टार्ट करें। इसमें अगर आपको टी भी निकालना है सो वी हैव टू फाइंड द कंप्लीट टी एच, क्योंकि एच बी तो आप जानते हो एच बी वही होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहां पर आपके पास जो है ना देखो ये पॉइंट है आपका क्यू। सो डोंट यू थिंक एच बी इज द सेम एज पी क्यू। यस सर। तो आप मुझे बताओ एच बी जो होगा वो आई थिंक स्मॉल एच और टी यस। एच आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो टी एच कैसे निकलेगा वजह इसके लिए आप एक काम करिए। यू कंसिडर द ट्राइंगल पी एच टी। तो गुरमन अगर मैं ट्राइंगल पी एच टी लेता हूँ ना तो ट्राइंगल पी एच टी में आपको ये समझना है कि मुझे टी एच निकालना है। सो आई थिंक टेंजेंट ऑफ एंगल 60 इज इक्वल्स टू टी एच डिवाइडेड बाय आपके पास होगा पी एच। लेकिन वजह हमें पी एच नहीं मालूम। अब पी एच कहां से मालूम होगा? आप एक काम करिए, आप कंसिडर करो ट्राइंगल पी एच बी। कोई भी मिस्टेक होगा तो मुझे बताइएगा, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ कहीं पर भी। तो जब मैं ट्राइंगल पी एच बी लूंगा तो ट्राइंगल पी एच बी में अगर हम निकालते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री, आई थिंक टेंजेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी योर एच बी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा पी एच। बट सिंस एच बी इज नोन टू मी इट इज बेसिकली स्मॉल एच, so we are getting small h divided by ph. So tan 30 is going to be 1 by root 3. So 1 by root 3 will becomes equals to h upon ph. So यहां से देवे तो आप pH निकाल सकते हैं। तो बेसिकली pH किसके इक्वल आएगा? दिस कम्स आउट टू बी रूट 3 इंटू एच। अब यही जो pH आया है ना इसको जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। इक्वेशन 1 क्या बनेगा देखो। इक्वेशन 1 विल कम आउट टू बी tan 60। तो tan 60 इज रूट 3। रूट 3 विल बिकम इक्वल्स टू टी एच।
divided by ph, which is basically root 3h. So from here, the value of th will come out to be root 3 into root 3h will come out to be simply 3h. So th will become equal to 3h. Now I think if th is coming out to be 3h, HB is coming out to be, so what is going to be the height of the tower? It is TH plus HB, which comes out to be equal to 4H. So the answer is coming out to be C part 4H. Any question you have, any doubt, you are free to ask. नो सर। चलिए, look at the next one. कोई मिस्टेक होगा तो बताना जरूर मुझे, ठीक है जी। Look at this question please. It's a very interesting question. तो इसको जरा समझते हैं मुझे कि क्या सवाल की लैंग्वेज है। The angle of elevation of the top of the tower of height x meter from a point on the ground is found to be 60 degree. By going y meter away from that point, it becomes 30 degree. So which one of the following relation is correct? Okay, now look at this. अब मैं यहाँ पर आपके साथ एक केस को यूज करूंगा, उसको देखिएगा मुझे। देखो सिचुएशन ये है कि ये आपके पास है टावर, ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट x मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए, ये मान लीजिए आपके पास ग्राउंड लेवल पे आपका किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो देखो इस तरह से, ये देखिए, देखो जो आपको जो कह रहा है वो कुछ इस तरह से ये जो है ना, ये एंगल आपका जो है वो 60 डिग्री है। और इस समय टावर का जो अपना हाइट है वो आपका x मीटर है, ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं आप, इस पोजीशन को मार्क करिए ए। तो जैसे आप ए से आगे चलते हैं y मीटर अवे, तो ए से जब y मीटर अवे चलते हैं तो बी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो जब बी को आप टावर के टॉप से ज्वाइन करेंगे, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बिकम्स 30 डिग्री। तो देखिए, ये हो जाए आपका, I'm calling P as the top of the tower, I'm calling Q as the bottom of the tower. सो आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं, कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आपको मैंने पहला केस बताया था। तो पहला केस सुनिए एक बार फिर। मैंने कहा था जी, अगर ये मान लीजिए आपके पास एक टावर है, आप टावर को ग्राउंड लेवल पर आप दो पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके पास कैपिटल ए है और ये पॉइंट मान लीजिए कैपिटल बी है। तो टावर को जब आपने ए पॉइंट से ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ए से बी जब आप डी डिस्टेंस मूव करते हैं तो दोबारा से बी से जब आप टावर का टॉप ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बीटा। तो उस केस में आपको बताना था कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि हाइट किसके इक्वल होगा, हाइट विल बिकम डी डिवाइडेड बाय, इट इज गोइंग टू बी कॉट ऑफ एंगल अल्फा माइनस कॉट ऑफ एंगल बीटा। तो ये वाला यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं वाई है। तो आई थिंक यहां से अगर आप देखोगे तो आपका जो एक्स है वो किसके इक्वल बनेगा, एक्स विल कम आउट टू बी वाई डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ एंगल 30 माइनस आपके पास हो जाएगा कॉट ऑफ एंगल 60। एंड आई थिंक इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot 30, so cot 30 is coming out to be root 3 and cot 60 is coming out to be 1 by root 3। तो बच्चे यहां से क्या बनेगा, x विल कम आउट टू बी, अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो नीचे आपके पास आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 विल बिकम 3 माइनस 1 कंप्लीट डिवाइडेड बाय आपका रूट 3। तो नटशल में आप देखोगे तो यहां से यू आर गेटिंग अ सिचुएशन दैट x इज कमिंग आउट टू बी रूट 3 इंटू वाई कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2।
तो नटशेल में आप कह सकते हैं कि वी आर गेटिंग 2x इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स y. So I think C part is going to be the required. It's a very interesting question directly based on the case 1 जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था. Now look at one more problem we have. It's a very simple problem idea. इसमें देखिए वर्डिंग समझिएगा. An aeroplane is observed to be approaching the airport. It is at a distance of 10 kilometer from the point of observation on the ground. Okay. देखो ये आपके पास आ गया सिचुएशन. ये ग्राउंड पे आ गया आपका. ठीक है जी. अब इसके बाद एरोप्लेन जो है वो अप्रोच कर रहा है एयरपोर्ट को और वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल थीटा. ओके. ये देखिए तो ऐसा हो जाए कि इस समय ना यहां पर आपके पास देखो यहां पर आपका एरोप्लेन है. आई एम कॉलिंग दिस एज कैपिटल ए और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ है. तो ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 किलोमीटर और ये एंगल आपके पास थीटा है. If the aeroplane is at a height of 8 kilometer above the ground. Okay. ये देखिए गुरमन ये बताओ इस सिचुएशन में आपको ये कह रहा है वैसे कि आपके पास यहां पर ये है 8 किलोमीटर. तो आई थिंक इफ यू लुक एट द फिगर केयरफुली तो ओ ए बी जो आपका ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज अगर 10 है, ए बी आपका परपेंडिकुलर 8 है, तो आई थिंक ओ बी जो है इट कम्स आउट टू बी 6. नाउ अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन आपके पास सही होगा. तो बताइए इस फिगर में अगर हम बात करते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा. सो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज कमिंग आउट टू बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा बेस एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 4/3. तो 4/3 जो है ना वो बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग होगा. तो ये बताइए अगर tan थीटा की वैल्यू 1.3 है तो ऑटोमेटिकली 45 से बड़ी और 60 से कम हो जाएगी. सो आई थिंक इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज कमिंग आउट टू बी सी पार्ट कि जो थीटा होगा वो ऑटोमेटिकली वजह आपके पास 45 से 60 के बीच का. आई अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन प्लीज. क्लियर है सर. चलिए. सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर द हाइट एंड डिस्टेंस पोर्शन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर. कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ either the mensuration part or with the number theory part. ठीक है. तो we have covered till now approximately 60% of the portion of the syllabus is covered now. Thank you very much. Thank you for your kind cooperation. थैंक यू सर. Thank you.